सर, जब स्टूडेंट्स तैयारी करना शुरू करते हैं तो उन्हें ये समझ में नहीं आता है कि मॉक टेस्ट की इम्पोर्टेंस क्या है। अगर आपको अपना गोल अचीव करना है तो आपको मॉक टेस्ट तो देना ही पड़ेगा। जैसे कोई बच्चा अभी जस्ट 12th करके कोचिंग कर रहा है या कोई ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, तो इन दोनों बच्चों को जैसे एग्जाम देना है तो वो मॉक टेस्ट अपना कब से प्रैक्टिस करना शुरू करें। मॉक टेस्ट की जब हम बात कर रहे हैं तो जनरली बच्चे को क्या लगता है, उसको लगता है कि जो मेरी नॉलेज है, जो मेरा कॉन्सेप्ट है, वही मुझे एग्जाम क्लियर कराएगा। कि हमें मॉक टेस्ट देते समय कौन कौन सी कॉमन मिस्टेक्स है जिसे अवॉइड करना चाहिए। बहुत सारे बच्चे ना बहुत सारी मिस्टेक कर रहे होते हैं जिससे उनको मॉक का रियल फायदा नहीं मिल पाता है। आप हर मॉक को ऐसा दो जैसे आप रियल एग्जाम दे रहे हो, और रियल एग्जाम को ऐसा दो जैसे आप मॉक दे रहे हो। ये आपकी लाइफ बहुत आसान कर देगा। हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू द गैलेक्सी क्लासेज पॉडकास्ट। आज हम आपके साथ एक ऐसे टॉपिक को लेकर आए हैं जिसके लिए आपके मन में बहुत सारे डाउट्स और कन्फ्यूजन्स होते हैं। आर्ट ऑफ गिविंग मॉक। आप मॉक कैसे दें और कब से स्टार्ट करें, इन सब सारे सवालों के जवाब देने के लिए आपके साथ जुड़ रहे हैं आप हमारे एक्सपर्ट्स एंड मेंटोर विनोद सर। वेलकम टू द सर गैलेक्सी क्लासेस। थैंक यू मैम। हेलो स्टूडेंट्स। मॉक टेस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे प्रिपरेशन में मैम। देखिए, हम जब भी मॉक टेस्ट दे रहे होते हैं तो हमें समझ में नहीं आता, बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं उसके। मैं मॉक टेस्ट को बच्चों को ऐसे समझाता हूँ जैसे अभी हमने ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस का यूज़ किया कि एक टारगेट को हिट करने के लिए हमने इस मिसाइल का यूज़ किया, वैसे ही मॉक टेस्ट है। आपको जो भी गोल को पाना है, अगर आपको एग्जाम में सेलेक्ट होना है तो आपको मॉक टेस्ट को एज अ ब्रह्मोस यूज़ करना पड़ेगा। तो ये तो मॉक टेस्ट की सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि बिना मॉक टेस्ट के आप एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते हो। सर, जब स्टूडेंट्स तैयारी करना शुरू करते हैं तो उन्हें ये समझ में नहीं आता है कि मॉक टेस्ट की इम्पोर्टेंस क्या है, और साथ में एक और कन्फ्यूज़न होती है कि जो रेगुलर प्रैक्टिस टेस्ट है उससे ये कैसे अलग है। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, मॉक टेस्ट ब्रह्मोस की तरह है। अगर आपको अपना गोल अचीव करना है तो आपको मॉक टेस्ट तो देना ही पड़ेगा। अब होता क्या है, जब बच्चा तैयारी कर रहा होता है तो उसको पता नहीं होता सिलेबस क्या है, या मान लो सिलेबस का आइडिया है लेकिन ये समझ में नहीं आता क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसमें एक तो प्रीवियस ईयर पेपर हेल्प कर रहे होते हैं, और दूसरा मॉक टेस्ट हेल्प कर रहे होते हैं, जो वो आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि कौन से पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे कई बार मैंने पाया है कि कुछ ऐसे पोर्शन, कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो जहाँ से 80% ऑफ क्वेश्चन आ रहे होते हैं, तो वो 80-20 वाला रूल यहाँ भी लग रहा होता है। तो एक तो मॉक टेस्ट आपको वो एरिया आइडेंटिफाई कराता है, आपको टाइम मैनेजमेंट में हेल्प करता है, और सबसे बड़ी बात, आप वो जो एग्जामिनेशन प्रेशर है, देखो आप जब एग्जाम देने आते हो तो एक तो आपका माइंडसेट है, आपकी नॉलेज है, और मैं कहता हूँ कि यहाँ 2-3 फैक्टर और होते हैं, और वो होता है एक्सपेक्टेशन किसकी, आपके पेरेंट्स की, एग्जामिनेशन का प्रेशर। ये सारे फैक्टर है आपको, आपके ऊपर होते हैं, और आपको एग्जाम जब दे रहे होते हो तो ये सारे फैक्टर आपके दिमाग में होते हैं। तो मॉक टेस्ट इन सारे फैक्टर को टैकल करने में आपकी हेल्प करता है। तो ये तो उसकी इंपॉर्टेंस हो गई। अब देखो, मॉक टेस्ट में मैंने देखा कई बार बच्चे उसको एसटी भी बोल रहे होते हैं, स्पीड टेस्ट भी बोल रहे होते हैं, अलग अलग नाम है वो, ठीक है, वो है एक ही चीज। अब आप कह रहे हो डेली प्रैक्टिस से कैसे अलग है। तो देखो, जैसे मैंने आपको समझाया, डेली प्रैक्टिस आपके कॉन्सेप्ट के लिए है, आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए है, लेकिन मॉक टेस्ट जो है वो आपकी होता है ना कि एक्यूरेसी, स्ट्रेटजी, इन सब में आपको हेल्प करता है। तो आपको, जैसे मैंने आपसे बताया कि डेली प्रैक्टिस आपकी नॉलेज बढ़ाएगा, और मॉक टेस्ट आपको जो है वो स्मार्टर, शार्पर बना रहा होगा, आपको एक स्ट्रेटजी बिल्डर बना रहा होगा कि आप कौन सी स्ट्रेटजी से अपने एग्जाम में जा सकते हो और एक अच्छे मार्क्स को पा सकते हो। सर, आपने जैसे बताया कि मॉक टेस्ट की इम्पोर्टेंस है टाइम मैनेजमेंट में, स्पीड में, बाकी सारी चीज़ों में। तो आप एक चीज़, बच्चे के मन में डाउट आता है कि जैसे कोई बच्चा अभी जस्ट 12th करके कोचिंग कर रहा है या कोई ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, तो इन दोनों बच्चों को जैसे एग्ज़ाम देना है तो वो मॉक टेस्ट अपना कब से प्रैक्टिस करना शुरू करें। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, मॉक टेस्ट की जब हम बात कर रहे हैं तो जनरली बच्चे को क्या लगता है, उसको लगता है कि जो मेरी नॉलेज है, जो मेरा कॉन्सेप्ट है, वही मुझे एग्जाम क्लियर कराएगा। वो मॉक टेस्ट को लेके नहीं चल रहा होता साथ में। मैं बच्चे को बोलता हूँ कि मॉक टेस्ट को अपने आप प्रिपरेशन का पार्ट ही रखो। 70% आपकी नॉलेज, आपका कॉन्सेप्ट होता है, और 30% जो आपका रोल होता है एग्जाम क्लियर करने में, वो मॉक टेस्ट का होता है। क्योंकि बिना कॉन्सेप्ट के तो आप मॉक टेस्ट वैसे भी नहीं दे पाओगे। तो आपको एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी जब आप प्रिपरेशन के लिए आ रहे हो। अगर आप नॉर्मल तरीके से आपने तैयारी करना चालू किया, मॉक देना चालू कर दे, फिर बात नहीं बनने वाली।
तो मैं जो सजेस्ट करता हूँ बच्चों को कि जब भी आप प्रिपरेशन करने आते हो, तो आप शुरुआत के 1 मंथ में जब आप एकदम इंट्रोड्यूस हो रहे हो नए-नए टॉपिक से, तो आप कोशिश करो सेक्शनल मॉक टेस्ट देने की। अब सेक्शनल मॉक टेस्ट क्या है? जैसे मान लो आज आपने एक टॉपिक कंप्लीट किया परसेंटेज का, तो आप कोशिश करो कि जाके परसेंटेज के जो आपका टेस्ट है उसको आप अटेम्प्ट करो, क्योंकि अभी आप वैसे भी फुल मॉक नहीं दे पाओगे। तो ये आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि शुरुआत के 1 मंथ में, 2 मंथ में जब आपके टॉपिक जो कंप्लीट हो रहा है आप उसके टेस्ट दे दो। फिर अब सेकंड आता है कि आपका 50% 60% सिलेबस कंप्लीट हो गया है। अब इस केस में आप क्या करो, वंस इन अ मंथ आप उस मॉक टेस्ट को देना चालू करो, क्योंकि अब आपको समझ में आएगा कि भाई हाँ ठीक है यार, मैंने पढ़ा, अब मैं उस क्वेश्चन को कर पा रहा हूं, कौन से टॉपिक को करना है, पहले इंग्लिश करना है कि पहले मैथ्स करना है, ये सब चीजें आपके दिमाग में अब चलनी चाहिए। अब आप उस स्ट्रेटजी को आपको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि अब आप युद्ध की तरफ जा रहे हो। भाई अब आपको एग्जाम आने वाला है, 50% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, तो अब आप तैयार हो 50%। फिर तीसरा फेज आता है जब आपका 80 टू 90% सिलेबस कंप्लीट हो गया। अब आपको हर 10 दिन में, 15 दिन में एक मॉक टेस्ट जरूर देना है, क्योंकि अब आप एकदम एग्जाम के नजदीक आ चुके होंगे और अब आपको एग्जाम अगर देना है तो मॉक टेस्ट के बिना आप नहीं जा सकते हो। फिर आप लास्ट बचता है कि भाई आपका 10 दिन बाद, 15 दिन बाद एग्जाम है, तो फिर अब डिपेंड करता है अपनी अपनी कैपेसिटी पे, पर इन जनरल एक मॉक पर डे तो हमें देना ही चाहिए। अगर कोई बहुत अच्छा बच्चा, प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो गई है, तो मैं 2 मॉक भी सजेस्ट कर सकता हूं, लेकिन 2 मॉक से ज्यादा सजेस्ट नहीं करता हूं, क्योंकि मॉक देने से मार्क्स नहीं बढ़ने वाला। मार्क्स बढ़ेगा एनालिसिस ऑफ मॉक से। अगर आपने मॉक का एनालिसिस नहीं किया तो आपके मार्क्स नहीं बढ़ने वाले। तो एनालिसिस इज मोर इंपॉर्टेंट देन गिविंग द मॉक्स। तो ये भी एस्पेक्ट हमें समझना है। सर एनालिसिस वाले पार्ट पे बाद में आते हैं। मेरा एक डाउट था जो शायद बच्चों का भी होता होगा कि हमें मॉक टेस्ट देते समय कौन कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जिसे अवॉइड करना चाहिए जो हमारे मार्क्स को इम्प्रूव करने में हेल्प कर सके। बहुत सारे बच्चे ना बहुत सारी मिस्टेक कर रहे होते हैं जिससे उनको मॉक का रियल फायदा नहीं मिल पाता है। हमने मॉक के इंपॉर्टेंस के बारे में बात कर ही ली है। मैं यहाँ पे एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा कि देखो बच्चों, गिव एवरी मॉक टेस्ट एज अ रियल एग्जाम। आप हर मॉक को ऐसा दो जैसे आप रियल एग्जाम दे रहे हो, और रियल एग्जाम को ऐसा दो जैसे आप मॉक दे रहे हो। ये आपकी लाइफ बहुत आसान कर देगा। जनरली जो बच्चे मिस्टेक कर रहे होते हैं कि वो मॉक को बस लेते हैं कि कहीं भी स्टार्ट कर दिया उन्होंने, ट्रेन पे जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, लो मॉक टेस्ट दे देते हैं। ये बहुत कॉमन मिस्टेक है। तो मैं बच्चों से कहूँगा कि आप एकदम वही रियल एग्जाम वाले सिनेरियो में एग्जाम दो, आप मॉक टेस्ट दो, तो आप वही एकदम एकांत ले लो कहीं पे, आप मॉक टेस्ट दे रहे हो। दूसरी मिस्टेक बच्चा जो करता है वो करता है कि उसने आज मान लो मॉक टेस्ट स्टार्ट किया, अब टाइम का कोई कंस्ट्रेंट नहीं रखा, किसी भी तरीके से उसे, अगर मान लो उसे मैथ्स अच्छी लग रही है तो वो सिर्फ मैथ्स के पेपर अटेम्प्ट कर रहा है, या फिर उसने क्या किया, आज मैथ कर लिया, कल रीजनिंग किया, परसों इंग्लिश किया। ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है जो बच्चे कर रहे होते हैं। ये आपके मार्क्स को इंप्रूव नहीं करने वाला है, आपकी कोई हेल्प नहीं होगी। देखो मॉक का मतलब क्या था, मैंने बताया था, टाइम मैनेजमेंट, एग्जामिनेशन प्रेशर। आपने एग्जाम का प्रेशर लिया ही नहीं, आप टाइम मैनेजमेंट सीख ही नहीं रहे हो, तो मॉक देने का फायदा क्या हुआ। तो ये सारी चीजें आपको अवॉइड करनी है। प्लस बहुत बार क्या होता है कि बच्चे सिर्फ पेपर पे ही एग्जाम, मतलब पेपर बेस्ड एग्जाम दे रहे होते हैं, ऑफलाइन एग्जाम दे रहे होते हैं। देखो अभी सीबीटी हो रहा है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो रहा है, तो अगर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है तो आपको भी उसी सिनेरियो में पेपर देना होगा। ठीक है, शुरुआत में आप कुछ ऑफलाइन एग्जाम दे देते हो, ठीक है, लेकिन एग्जाम से कम 30-40 मॉक ऐसे दे दो जो सीबीटी बेस हो। तो ये भी एक बच्चा मिस्टेक करता है कि यहाँ पेपर बेस्ड टेस्ट दे रहा है और एग्जाम में वो सीबीटी होता है, तो उसके उतने अच्छे स्कोर नहीं आ पाते हैं। तो इन सब चीज़ों को अगर आप अवॉइड करते हो, और जैसे मैंने आपको बताया एनालिसिस वाला पार्ट, बच्चा सिर्फ मॉक देता है, उसका एनालिसिस नहीं करता है, तब भी उसके मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे होते हैं। तो अगर हम इन सब चीज़ों को अवॉइड करेंगे तो डेफिनेटली हमारे मार्क्स भी इंप्रूव होंगे, और हम जो हमारा टारगेट है एग्जाम क्लियर करना, वो भी आसानी से हम अचीव कर सकते हैं। अभी मैं आपको एक रियल एग्जांपल देता हूँ। एक स्टूडेंट आया लखनऊ में, वो एग्ज़ाम दे रहा था, बहुत सारे सीपीओ एग्ज़ाम दिया, एसएससी का एग्ज़ाम दिया, लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा था। अच्छा, मॉक टेस्ट वो दे रहा था तो स्कोर भी वहाँ पे स्टैग्नेंट था, बहुत अच्छा स्कोर नहीं आ रहा था वहाँ पे। अब ये हमारे लिए भी चैलेंज था कि भाई बच्चा एक ठीक ठाक नंबर ला रहा है सीपीओ में, एसएससी में, लेकिन उसका एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा है, तो और मॉक भी उसके मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे थे। तो हमने उस बच्चे को बुलाया, तो जो मेरी लर्निंग थी वहाँ पे, जो मैंने पाया उस बच्चे में, मैं वो आपके साथ भी शेयर कर रहा हूँ। जो गलतियाँ वो कर रहा था, सबसे मेजर गलती वो जो बच्चा कर रहा था वो ये था कि वो
बहुत सारे क्वेश्चन में ना जो उसके फेवरेट टॉपिक थे, जैसे फॉर एग्जांपल उसे नंबर सिस्टम बहुत पसंद है, तो वो नंबर सिस्टम के क्वेश्चन में कई बार बहुत समय लगा दिया, 4 मिनट लगा दिया। अब 4 मिनट में मान लो अपने क्वेश्चन सॉल्व भी कर लिया, लेकिन हो सकता है उसी 4 मिनट में आप रीजनिंग के 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, तो आपको 10 नंबर मिल जाएगा। और यहां पे आपने 4 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व किया तो आपको 2 ही नंबर मिलने वाला है। तो मैं हमेशा बच्चों को कहता हूं, नेवर बिकम अ वॉरियर इन द एग्जामिनेशन, ऑलवेज बिकम अ हंटर इन द एग्जामिनेशन। वॉरियर क्या, लड़ना नहीं किसी क्वेश्चन से, हंटर बनो। देखो कौन से क्वेश्चन पे आप सेलेक्ट करके उससे मार्क्स ले सकते हो, रादर देन आपका फेवरेट टॉपिक क्या है। ये सब चीजों से बचो आप एग्जाम में, आपके लिए अच्छा रहेगा। दूसरी मिस्टेक जो सबसे कॉमन वो कर रहा था, वो टाइम मैनेजमेंट ध्यान ही नहीं था उसका वहां पे। वो किसी सेक्शन में बहुत ज्यादा टाइम दे रहा, किसी पे बहुत कम दे रहा है, कोई भी सेक्शन पहले कर ले रहा, कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी उसके पास। तो इनसे भी आपको बचना है, आपको एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बना के भी जाना है, जिससे कि आप, जैसे भाई स्ट्रैटेजी का पार्ट क्या है, सपोज कई बार ऐसा होता है कि आप दिमाग में लेके गए कि भाई मुझे मैथ्स पहले अटेंड करना है, लेकिन हो सकता हो मैथ्स टफ आ गया हो, ठीक है, तो अब टफ सबके लिए आया होगा ना। तो आप ये सोचो कि ठीक है, अगर मैथ्स टफ है तो मेरी स्ट्रैटेजी बी क्या है, क्या मैं पहले रीजनिंग कर सकता हूं, क्या मैं पहले जीएस कर सकता हूं। तो ओपन टू एवरीथिंग, मतलब मैं हमेशा बच्चों से कहता हूं, बी रेडी फॉर स्ट्रैटेजी, ए बी सी डी ई एफ जी जेड तक बना लो स्ट्रैटेजी। ये होगा तो ये करेंगे, ये होगा तो ये करेंगे, और वो आप प्रैक्टिस से ही कर पाओगे। समझ रहे हो आप ना। तो आप समझो इस चीज को, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है, अगर आप मॉक पेपर नहीं दे रहे हो, तो आपके पास स्ट्रैटेजी नहीं होगी। इसको क्रिकेट से भी समझ सकते हो आप। आपको मान लो वर्ल्ड कप खेलना है, और आप सोच रहे हो कि भाई मैं सिर्फ नेट पे प्रैक्टिस करूं और कोई रियल गेम ना खेलो, सीधे आके वर्ल्ड कप खेलो, तो चांसेस ऑफ फेलियर ज्यादा होगा। देखो आप नेट पे भी प्रैक्टिस करोगे, आप हो सकता हो एक दो किसी के साथ ओडीआई टेस्ट, ओडीआई मैच भी खेल लो साथ में, एंड देन फिर आप वर्ल्ड कप पे जाओगे, तो आपका कॉन्फिडेंस, आपका स्ट्रैटेजी सब कुछ, क्योंकि देखो होगा क्या, जब आप नेट पे प्रैक्टिस कर रहे हो तो वो आपको आपकी प्रैक्टिस दिखाएगा, भाई कौन सा शॉट मारना है, क्या करना है। लेकिन रियल टाइम क्या होता है, जब आप ओडीआई मैच खेल रहे हो, तो कई बार आपको तेज खेलना है, कई बार आपको धीमे खेलना है, तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप परफॉर्म कर रहे होते हो। तो मॉक टेस्ट में आप वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग परफॉर्म करना बहुत जरूरी है। तो आप इन सब चीजों को समझना पड़ेगा कि आप जो कॉमन मिस्टेक उसे अवॉइड करो, प्रॉपर तरीके से मॉक टेस्ट दो, आप पाओगे डेफिनेटली आपका स्कोर भी इंप्रूव होगा, और एग्जाम भी आपका क्लियर होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं यहाँ पे। सर ये सारी मिस्टेक्स तो हमें पता चल गई जो मॉक देते समय अवॉइड करनी चाहिए, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मॉक देते हैं और उनके स्कोर नहीं आते हैं, तो वो भी एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से बच्चा मॉक देना छोड़ देता है। तो इसके लिए क्या पॉइंट्स होने चाहिए? देखो यहाँ पे दो चीजें हैं। सबसे पहला तो जैसे मैंने आपसे बताया था पहले भी, कि आपको एक स्ट्रैटेजी बनानी है। अब आप मान लो आप तैयारी करने आए हो, 1 महीना हुआ है, आप मॉक देना चालू कर दे रहे हो। अब आप अपने आप को कंपेयर भी कर रहे हो दूसरे से, कि भाई उसके तो इतने मार्क्स आ रहे हैं, मेरे कम मार्क्स आ रहे हैं। तो आपको एक सेल्फ डाउट आ जाता है कि मैं कर भी पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो पहली बात तो ये समझो कि अभी आपने प्रिपरेशन शुरू की है। मैं इसको समझाता हूँ कि मान लो आपको एग्जाम क्लियर करने के लिए ये लेवल चाहिए। कोई व्यक्ति यहाँ ऑलरेडी बैठा हुआ है, आप यहाँ पे हो, आपने अभी स्टार्ट किया है। देखो जिस दिन पेपर होगा, आपकी गलती कब है, अगर आप उस दिन तक यहां ना पहुंच पाओ। आज कोई व्यक्ति यहां पे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि कल एग्जाम नहीं है, लेकिन जिस दिन एग्जाम है आपको इस लेवल तक पहुंचना है, तो ये समझना है। तो सबसे पहले आप ये देखो कि ऐसा तो नहीं कि यार अभी मेरा टॉपिक कंप्लीट ही नहीं हुआ, मैं फुल मॉक टेस्ट दे रहा हूं इसलिए मार्क्स नहीं आ रहे हैं। सेकेंड तरीका ये है, जैसे मैंने कहा एनालिसिस वाला पार्ट, तो आप समझो इस चीज को कि मॉक कोई फाइनल जजमेंट नहीं है, वो एक फीडबैक है। भाई आपको गलतियां, मैंने आपसे कहा ना कि प्रैक्टिस है, आप गलतियां करोगे, सीखोगे, जिससे कि फाइनल डे आपसे गलतियां ना हो। तो मेरा बस यही कहना है कि प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाओ, और मॉक टेस्ट को ऐसा मत मानो कि यार मेरा एग्जाम यही है। बच्चे इतना प्रेशर ले लेते हैं कि ठीक है, मैंने कहा ना सीरियसनेस चाहिए उसके लिए कि आप रियल एग्जाम दे रहे हो, लेकिन जब आप उसको एनालाइज कर रहे हो तो मॉक की तरह ही करो, रियल पेपर की तरह मत करो उसको आप एनालाइज। तो एनालिसिस में आप बस इसको देखो, फीडबैक सिस्टम लो कि भाई क्या क्या मैंने गलतियां की, उसको मैं सुधारूंगा, और इस तरीके से हम आगे बढ़ रहे होंगे, तो आपके मार्क्स भी इंप्रूव हो जाएंगे। टिकट मतलब बहुत लाइटली आप उसको लो, जो उसका आप जब मार्क्स आए, क्योंकि वो आपको डिसाइड नहीं करने वाला कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। वो जस्ट एन पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है, वो गेम का पार्ट ही है वो, मतलब इट्स नॉट अ डिफरेंट थिंग। सर आप एक टर्म बार बार यूज़ करें, एनालिसिस,
तो क्या मॉक टेस्ट को एनालाइज करने के लिए कोई स्पेशल टेक्निक्स यूज़ करनी चाहिए, या उसका रोड मैप क्या हो, या बच्चा अपने हिसाब से कैसे एनालिसिस करे, या उसे किसी मेंटोर्स की हेल्प लेनी चाहिए? तो इसके लिए आपकी क्या राय है? एक कॉमन मिस्टेक जो बच्चा हमेशा करता है ना, वो सिर्फ मॉक टेस्ट देने पे ध्यान दे रहा होता है, वो एनालिसिस करता ही नहीं है। और जैसे मैंने आपको पहले बताया भाई उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, देखो आप समझो, मॉक टेस्ट देना 30% है, उसको एनालाइज करना 70% है, और लोग उस 70% को अवॉइड कर रहे होते हैं। देखो मैं बच्चे को कहता हूं कि अगर आपने 2 घंटा या 1 घंटा मॉक टेस्ट देने में लगाया है, तो 4 घंटा उसके एनालिसिस में लगाओ, तभी आपका स्कोर इंप्रूव होगा। मैं आपको एक टेक्निक बताता हूं कि देखो, जब भी आप कोई मॉक टेस्ट दो, तो आप साथ ही साथ अपना एक एरर लॉग बुक बनाओ। उस लॉग बुक में आप 4-5 कैटेगरी बना सकते हो। जैसे कि पहली कैटेगरी हुई, आप उन क्वेश्चन को देखो जिसको आपने सही भी किया है और आपने टाइम भी कम लिया है। मतलब ये वो पोर्शन है जो आपकी स्ट्रेंथ है, इसमें आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। सेकेंड पोर्शन आता है जो आपने सही तो किया है लेकिन आपने टाइम बहुत ज्यादा लिया। जैसे मान लो नंबर सिस्टम कोई क्वेश्चन है, आपने किया तो, लेकिन सही हो गया, लेकिन टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है, जो बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम होती है। जैसे मैंने कहा ना, जब मैं बच्चों से बात करता हूं तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्वेश्चन सही हो गया लेकिन टाइम लग रहा है 4 मिनट 5 मिनट। तो ये क्वेश्चन में मतलब आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। आप जाओ उस टॉपिक में, देखो कि ज्यादा ज्यादा उस टॉपिक के क्वेश्चन आप कैसे लगा सकते हो जिससे अपने टाइम को कम करो। तीसरी कैटेगरी होती है कि भाई आप किसी क्वेश्चन में सिली मिस्टेक कर रहे हो। तो अगर आपने किसी क्वेश्चन में सिली मिस्टेक किया है, तो मतलब वहां पे आपको ज्यादा अटेंशन, अगर मान लो कोई टॉपिक पर्टिकुलर है जहां पे आप बार बार सिली मिस्टेक कर रहे हो, तो आपको ज्यादा अटेंशन देने की जरूरत है ऐसे क्वेश्चंस में। फिर आता है कि भाई आप क्वेश्चन, आप मान लो आपने गलत कर दिया, आपने किया लेकिन गलत हो गया, मतलब ये वो टॉपिक है जो आपको प्रॉपर रिवाइज करने हैं। और लास्ट में कुछ ऐसे क्वेश्चन भी होंगे जिनको आप अटेम्प्ट ही नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब आपका टाइम मैनेजमेंट पुअर है, आपने अपना प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट यूज नहीं किया एग्जाम में। तो इन सब चीजों से अगर आप एनालिसिस करोगे ना, जो कि डेफिनेटली कम से कम 3-4 घंटे आपको लगने वाले हैं पूरा प्रॉपर एनालिसिस करने में, तो 1 घंटा पेपर दिया, 4 घंटे इस तरह का से एनालिसिस किया, तो आप पाओगे कि 4-5 मॉक या 10 मॉक के बाद एक ऐसी लिस्ट आपके पास आ गई, वो सारे पोर्शन आपके पास आ गए जो आपको समझ में आ गया, अच्छा मुझे इसको रिवाइज करना है, यहां पे मैं मिस्टेक कर रहा हूं, ये टॉपिक मैं कर ही नहीं पा रहा हूं। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अच्छा, आपको थोड़ा रियलिस्टिक भी होना है। जैसे कई बार होता है, आपने कोई गेस किया टॉपिक या कोई क्वेश्चन गेस किया और वो सही हो गया, अब आप कहोगे सर ये तो उसी कैटेगरी में आएगा कि यार मेरा तो स्ट्रेंथ वाला पार्ट है। लेकिन आपको जब एनालिसिस कर रहे हो तो हमेशा क्रिटिकल रहो, आप देखो क्या गेस वर्क से सही हुआ या मुझे सही में कॉन्सेप्ट आता था। अगर गेस वर्क से सही हुआ है, तब भी आपको देखना पड़ेगा उस टॉपिक को दोबारा रिवाइज करना है या फिर नहीं करना है। एक और चीज मैं बोलता हूं जो एनालिसिस का ही पार्ट है, कि आप डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजी फॉलो करो। जैसे मैंने कहा ना कि जनरली बच्चा क्या करता है, उसकी मैथ्स अच्छी है, वो मैथ्स को पहले जाके करेगा फिर रीजनिंग करेगा, ऐसा नहीं है। आप चैलेंज करो अपने आप को, पहले मॉक में आप पहले मैथ्स करो, फिर जैसे मान लो आपका इंग्लिश वीक है, तो आप अगले मॉक में इंग्लिश पे जाके टारगेट करो, देखो क्या हो रहा है, क्या कुछ नंबर बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, क्या इंपैक्ट आ रहा है उससे, वो भी आपके एनालिसिस का ही पार्ट है। तो आप डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजी पे काम करो, जिससे कि एक्चुअल पेपर, जब आपका रियल पेपर टेस्ट जिस दिन है, उस दिन तक आते आते आपके पास डेफिनेट स्ट्रेटजी हो। अच्छा भाई मेरा ये स्ट्रॉन्ग सेक्शन है, मैं सबसे पहले जाके ये वाला इंग्लिश वाला पोर्शन करूंगा, फिर जीएस वाला पोर्शन करूंगा, फिर मैथ्स वाला पोर्शन। मतलब एक प्रॉपर स्ट्रेटजी आपके पास होनी चाहिए बिफोर द एग्जामिनेशन, और वो प्रॉपर एनालिसिस करके ही आ रही होगी। तो इसीलिए मैं आपसे बोल रहा था मैम कि एनालिसिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर एनालिसिस कर लिया तो मॉक देना सफल हुआ, अदरवाइज तो फिर वो तो बस आप एक मॉक दे रहे हो, अपनी खुशी के लिए दे रहे हो, इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू आउट। सर एसएससी को लेकर एक बच्चों में स्पेसिफिक डाउट होता है कि जैसे उनके टीयर 1 और टीयर 2 दो एग्जाम होते हैं, तो क्या उन्हें टीयर 1 और टीयर 2 के मॉक एक साथ देने चाहिए या अलग अलग देने चाहिए, और अगर अलग अलग देने चाहिए तो टीयर 2 के मॉक कब देने चाहिए? देखिए मैम, यहाँ पे आपको समझने की जरूरत है कि टीयर 1 और टीयर 2 कुछ अलग नहीं है। अगर मैं सिलेबस की बात करूँ तो मोर और लेस दोनों में सिलेबस सेम ही है। आई थिंक कंप्यूटर ऐड हो जाता है टीयर 2 में, बस डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा अलग होता है, चॉइस ऑफ क्वेश्चन अलग होते हैं। टीयर 2 में थोड़ा सा अर्थमेटिक कम आते हैं, हायर मैथ ज़्यादा आता है, या ज्योमेट्री मेंसुरेशन में क्वेश्चन ज़्यादा, पर ऐसा कोई थंब रूल नहीं है।
वो एग्जामिनर के मूड के ऊपर है, पर मोर और लेस दोनों एग्जाम सेम ही होते हैं। तो मैं ये सजेस्ट करता हूं कि आप पहले अपने कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, अपने फंडामेंटल पे ध्यान दो। आपका अगर फंडामेंटल स्ट्रांग है तो टीयर 1 टीयर 2 में कोई बहुत अंतर नहीं है। आप फंडामेंटल स्ट्रांग करो, फिर आप टीयर 1 के मॉक देना चालू कर दो। फिर आप टीयर 1 का पेपर जब खत्म होता है तब थोड़ा सा, चूंकि टीयर 2 में जनरल सा परसेप्शन की डिफिकल्टी लेवल ज्यादा होता है और ऐसा देखा भी गया है, तो आप मतलब जब आपने टायर 1 खत्म हो गया फिर आप टीयर 2 के मॉक स्टार्ट कर दो। डिफरेंट डिफरेंट पोर्शन में आप कुछ अलग तरह के क्वेश्चन भी सॉल्व कर लो, तो उससे क्या रहेगा, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो जाएगी। तो आप ये समझो दोनों अलग नहीं है, दोनों एक ही एग्जाम है, डिफिकल्टी लेवल का अंतर है। तो जनरली हम पहले प्रीलिम्स का जब हमारा हो जाता है टायर 1 का एग्जाम, या प्रीलिम्स कह लो टायर 1 कह लो, उसके बाद हम टायर 2 का एग्जाम देना या मॉक देना चालू कर सकते हैं। सर, आपकी बातों से ये तो क्लियर हो गया कि मॉक टेस्ट की एक स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंस क्या है, उसकी स्ट्रैटेजी क्या है और क्या क्या मिस्टेक्स है जो उसे अवॉइड करनी चाहिए। फिर भी कई बार ऐसा होता है सर कि बच्चा जब मॉक टेस्ट देने जाता है तो वो बहुत पैनिक कर जाता है, और कई बार बच्चा मॉक टेस्ट देने में ही उसको फियर होती है तो वो अटेम्प्ट नहीं करता है। तो क्या ऐसे बच्चों के लिए सर आपकी एडवाइस क्या रहेगी? देखिए, आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि फियर का सबसे बड़ा कारण क्या है, लैक ऑफ नॉलेज। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, टॉपिक क्लियर नहीं है, आपने टॉपिक को प्रॉपर तरीके से नहीं पढ़ा हुआ है, तो आपको डेफिनेटली फियर होगा और दैट कैन लीड टू द पैनिक अटैक ऑल्सो। तो देखो, अगर तुरंत किसी को पैनिक अटैक आ रहा है तो आप थोड़ा डीप ब्रीदिंग कर सकते हो, एक ग्लास ऑफ वाटर पी सकते हो, तो ये तो तुरंत का मेजर है। लेकिन अगर आप डीप में जाके देखोगे तो आप पाओगे कि यार मेरी प्रिपरेशन सही नहीं है। तो आप सही कैसे करें? कई बार आप खुद से आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे होते हो कि भाई मुझे क्या दिक्कत है, कौन से टॉपिक मुझे दिक्कत आ रही है। तो या तो अपने आप फ्रेंड सर्कल की मदद लो अगर वो मेच्योर हैं तो, अगर नहीं है तो आप अपने मेंटोर की भी हेल्प ले सकते हो। कई बार बच्चा बोलता ही नहीं, बताता ही नहीं, प्रॉब्लम है छुपा के रखा हुआ है, नहीं, आप अपनी प्रॉब्लम को लेके जाओ मेंटोर के पास, उनसे टाइम मांगो और उनको बताओ कि सर मुझे ये दिक्कत आ रही थी, मुझे ये फियर, तो वो आपकी हेल्प भी करेंगे। जैसे हम लोग जब डिफरेंट सेंटर्स पे हम लोग जब बच्चों से बात करते हैं तो हम लोग उनके साथ बैठ के आइडेंटिफाई करते हैं कि अच्छा ये प्रॉब्लम है, अच्छा ये एक पर्टिकुलर टॉपिक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल किसी बच्चे को मिक्सचर समझ में नहीं आ रहा है, पता चल रहा उसने परसेंटेज को प्रॉपर तरीके से पढ़ा ही नहीं है, उसने रेशियो को सही तरीके से पढ़ा ही नहीं है, इसलिए उसे मिक्सचर समझ में आ ही नहीं रहा है। तो वो आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम बहुत जरूरी है। तो वो आप मेंटोर की हेल्प से देखो कि आपकी लैक ऑफ नॉलेज का कारण क्या है, क्या आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आया, क्या आपने उस टॉपिक को प्रॉपर पढ़ा नहीं, रिवाइज नहीं किया। और फिर जैसे जैसे आपकी नॉलेज इंप्रूव होगी आपका फियर खत्म हो जाएगा, और एक बार फियर खत्म हुआ तो पैनिक अटैक का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो आप उसके रूट कॉज पे जाओ, जो मेरी समझ है रूट कॉज है उसका लैक ऑफ नॉलेज, वो इंप्रूव करो, अपने आप आपका काम हो जाएगा और ऐसा कोई पैनिक अटैक नहीं होगा। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि आप लाइटली लो चीज़ों को, इतना उसे अपने सेल्फ रिस्पेक्ट से नहीं जोड़ लेना कि नंबर ठीक है कम आया, इंप्रूव कर जाएंगे नेक्स्ट टाइम। तो इस तरीके से भी आप उसको देख सकते हो। बच्चों के फियर का एक रीज़न कई बार ये भी होता है कि पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं। देखो, बच्चों पे चेक एंड बैलेंस लगना जरूरी है, लेकिन कई बार क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा कितने मार्क्स आए, इंप्रूव क्यों नहीं कर रहे हो, वो बहुत प्रेशर बना देते हैं। तो मेरा पेरेंट्स को भी एक संदेश है कि आप बच्चों की हेल्प करो, उनको ग्रो करने में आप हेल्प करो कि कैसे वो अपना स्कोर इंप्रूव कर सकते हैं, उनको हेल्प करो ये कैसे अपनी बात वो अपने मेंटर के सामने रख सकते हैं। ज़्यादा प्रेशराइज करने से उनका स्कोर नहीं इंप्रूव होने वाला। आपको जैसे मैंने कहा ना कि आप उनके और चीज़ों में हेल्प कर सकते हो, आप उनको अच्छी सुविधाएं दे सकते हो, आप उनको इनकरेज कर सकते हो कि आप भाई आपको ये एग्ज़ाम क्लियर करना है, लेकिन प्रेशराइज बहुत ज़्यादा करने से बात नहीं बनने वाली। तो मेरा आपको ये एक बहुत सिंपल सा संदेश है। एक और बात यहाँ पे मैं आपसे कहना हूँ, कई बार बच्चा क्या होता है वो देखता है, कंपेयर करता है अपने आप को कि यार अगर उसने मॉक दिया तो 100 बच्चे ऐसे जिनके 200 में 200 मार्क्स आ गए। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपका क्या लेवल है एग्जाम से पहले, क्या वो पहले बात मैं कर चुका हूँ। यहाँ पे एक चीज आप और समझो, कई बार बच्चा क्या होता है ना कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मॉक के नंबर को अपनी सेल्फ आइडेंटिटी से जोड़ लेते हैं। अब वो क्या करते हैं कि कई बार आज मान लो मॉक स्टार्ट हुआ, उन्होंने कुछ आंसर पहले देख लिया, कुछ ऐसे करके वो नंबर ले आते हैं। तो देखो, एक तो उनके लिए भी वो गलत है अगर आप इस तरीके से कुछ नंबर ला रहे हो, और दूसरा बच्चा जो देख रहा है कि भाई यार मेरे तो कम रह गए उसके ज्यादा आ गए, उसको भी दिक्कत होती है। तो आप समझो कि मॉक टेस्ट है सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए, कंपैरिजन के लिए नहीं है। तो अपने आप को आप कंपेयर मत करो, सीरियसनेस के साथ दो,
कोई भी ऐसा तरीका मत यूज करो जिससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। अल्टीमेटली फाइनल जो आपका एग्जाम होगा वही डिसाइड करेगा। देखो, एम ये नहीं है कि मॉक में 200 में 200 आ रहा है, एम है कि हमारा एग्जाम क्लियर हो। तो आप वो सेंट्रल गोल है कि एग्जाम क्लियर हो, उसको ध्यान में रखते हुए अपने मॉक टेस्ट को दो। कोई फियर की ऐसी सच बात नहीं है, सिंपल प्रोसेस है, सिंपल तरीका है। और आप अगर डेली इंप्रूव करते रहोगे ना तो आप पाओगे कि आप देखो 1% इंप्रूवमेंट एवरी डे। और मैं कहीं पढ़ ही रहा था कि अगर आप 1% इंप्रूवमेंट डेली करते हो तो आप एक साल में 37 से 38 गुना इंप्रूव हो जाते हो। अ टाइनी इंप्रूवमेंट ऑफ 1%। तो आप सोच सकते हो कि आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो पिछला मॉक था उससे आप इस वाले मॉक में बेहतर कर रहे हो। बाकी ज़्यादा आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। सर, मॉक टेस्ट से रिलेटेड बच्चों के सारे डाउट्स आपने इतने अच्छे से क्लियर किया, और आपके इस महत्वपूर्ण सुझाव के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। वेलकम मैम। थैंक यू सर। बच्चों, अगर आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो गैलेक्सी क्लासेस के ऐप और वेबसाइट पे मॉक टेस्ट अवेलेबल है। आप वहाँ पे जाके मॉक टेस्ट दे सकते हैं। अगर आपको मॉक टेस्ट देते समय कोई भी चैलेंजेस आते हैं या आप एनालिसिस नहीं कर पाते हो, तो आप अगर मेंटोरशिप चाहते हो तो दिए गए नंबर पे कॉल करके आप अपने मेंटोरशिप सेशन ले सकते हैं। अगर आपके कोई डाउट रह गए हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम आपके डाउट को एड्रेस करेंगे। होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।